गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज हम मुद्रा अर्थशास्त्र में साख निर्माण एवं साख नियंत्रण, वाणिज्यिक बैंक में साख निर्माण एवं साख नियंत्रण के बारे में हम चर्चा करेंगे। साख का अर्थ मीनिंग ऑफ क्रेडिट, इसमें ऐसा माना है कि साख निर्माण की विधि समझने के लिए अगर हम प्रयास करते हैं तो पहले साख का अर्थ समझ लेना बहुत आवश्यक है। और साधारण अर्थ में हम साख का अर्थ विश्वास से होता है। साख का अर्थ विश्वास से होता है और अर्थशास्त्र में साख का प्रयोग ऋण लौटाने अथवा भुगतान करने की क्षमता की विश्वास में होता है। भुगतान करने की क्षमता की विश्वास में होता है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति की बाजार में साख अधिक है, गुडविल अधिक है, साख अधिक है, तो इसका अभिप्राय यह होता है कि उसी व्यक्ति की ऋण लौटाने की शक्ति अधिक से अधिक विश्वसनीय है, ऐसा माना जाता है। प्रोफेसर टॉमस इसके बारे में कहते हैं कि साख शब्द से अभिप्राय किसी व्यक्ति की शोधन क्षमता अथवा भुगतान निपटाने की शक्ति में उस विश्वास से होता है जिसके आधार पर उसे किसी दूसरे व्यक्ति की मूल्यवान वस्तु को दिया जा सकता है। यानी उस व्यक्ति की जो मूल्यवान वस्तु है दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से साख का आधार एक विश्वास निर्माण होना समाज में सामाजिक स्थिति को एक समझने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में साख का आधार एक विश्वास निर्माण होना है, जो समाज में लोकप्रियता के आधार पर, गुडविल के आधार पर किया जाता है। जो ऋणदाता को समय समय पर ऋण का भुगतान करना और ऋणों का भुगतान करके कई संबंध में वायदे को पूरा करने का होता है। साख विश्वास, चरित्र, व्यक्ति की भुगतान करने की योग्यता तथा संपत्ति पर आधारित होता है। इसी प्रकार से साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। वाणिज्यिक बैंकों में क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण किस प्रकार से होता है, उसकी प्रक्रिया समझना जरूरी है। आधुनिक समय में अगर देखेंगे, वर्तमान स्थिति में साख निर्माण बैंकों का महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता है, किंतु फिर भी अर्थशास्त्रियों में इस बात पर कई प्रकार के मतभेद हैं, कई प्रकार की मतभिन्नता है। प्रोफेसर कैनन और वाल्टर लीफ का विचार यह है कि बैंक साख का निर्माण नहीं करते हैं। कोई भी बैंक साख का निर्माण नहीं करते हैं क्योंकि वे अपने पास बैंक के पास जमा रकम से ज़्यादा उधार नहीं दे सकते हैं। बैंक के पास से जमा रकम ज़्यादा उधार नहीं दे सकते। किंतु अर्थशास्त्रियों का दूसरा वर्ग यह इस विचार को सहमत नहीं है। वो कहता है कि प्रोफेसर सेयर्स, प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर हाम्स, इनका यह मत है कि बैंक साख का निर्माण करता है। कमर्शियल बैंक साख का निर्माण करता है। शेयर्स के शब्दों में अगर कहें तो बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था ही नहीं है। बैंक केवल मुद्रा या पैसा जुटाने वाली संस्था ही नहीं है, बल्कि ये मुद्रा की सृजनकर्ता भी है। मुद्रा का एक संग्रह निर्माण करना भी बैंक का कार्य होता है। तो यह इस प्रकार से बैंक की परिभाषा, बैंक के साख निर्माण की परिभाषा ये शेयर्स के अनुसार बतलाई गई है। बैंक अपनी कुल जमा राशि से कई गुना राशि उधार देकर साख मुद्रा या ऋण मुद्रा का सृजन करती है। इसमें प्रोफेसर हॉम्स कहते हैं कि जमाएं दो प्रकार की होती है।
एक प्राथमिक जमा है और व्युत्पन्न जमा है। तो प्राथमिक जमा से तात्पर्य उन जमा राशियों से है जो नकदी अथवा वास्तविक मुद्रा के रूप में जमाकर्ता बैंक में जमा करते हैं। इनको निष्क्रिय जमा अथवा नगद जमा भी कहा जाता है। और इसके विपरीत अगर कहेंगे तो जब बैंक किसी को ऋण देने के उद्देश्य से उसके नगद साख खाते में कुछ रकम लिख देता है तो उस प्रकार को हम व्युत्पन्न होने वाली जमा, व्युत्पन्न डिराइव्ड डिपॉजिट्स कहते हैं। वो डिराइव्ड डिपॉजिट को साख जमा और गौण जमा, उसको हम क्रेडिट डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट्स इस प्रकार को हम कहते हैं। तो एक डिराइव्ड डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट्स, बैंक नगद जमा को कुछ अंश कोष भी कहते हैं या कोष में रखकर ही साख का सृजन करता है। व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही साख का सृजन माना जाता है। इस प्रकार से, इस तरह से बैंक जितना अधिक ऋण देगा उतनी ही अधिक साख जमा उत्पन्न होगी और ऋण का निर्माण बड़ी मात्रा में इस प्रक्रिया से निर्माण होगा या ऋण निर्माण अधिक मात्रा में होगा। इसलिए यह कहा जाता है कि जमा राशियां साख को जन्म देती है। डिपॉजिट अमाउंट साख को या ऋण को जन्म देती है और साख जमा राशियों को जन्म देता है। लोन्स क्रिएट्स डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिट क्रिएट्स लोन। इस प्रकार से साख निर्माण की प्रक्रिया कही जाती है। तो साख निर्माण करने के दो तरीके होते हैं। There are two methods of credit creations. पहला है कागजी मुद्रा में, कागजी मुद्रा द्वारा साख निर्माण करना। कागजी मुद्रा को निर्गमित करके अथवा प्रारंभिक निक्षेपों अथवा व्युत्पन्न निक्षेपों के द्वारा। कागजी मुद्रा के द्वारा साख निर्माण किस प्रकार से किया जाता है इसको हम देखेंगे। आजकल सभी देशों में वहाँ के केंद्रीय बैंकों को कागजी मुद्रा राशि जारी करने का एक एकाधिकार प्राप्त हुआ है या एकाधिकार उसको मिलता रहा है। अगर वह कागजी मुद्रा का निर्गमन करने के लिए साख निर्माण करता है, उसे कागजी मुद्राओं के पीछे 100% धात्विक आड़ यानी उसको मेटेलिक कवर नहीं रखनी पड़ती है। यानी इसके अंतर्गत एक निश्चित अंश के पीछे ऐसी आड़ रखनी होती है। इस प्रकार शेष कागजी मुद्रा के पीछे केवल प्रतिभूतियाँ, सिक्योरिटीज प्रतिभूतियाँ की आड़ होती है, धात्विक आड़ नहीं होती है। बिना धात्विक आड़ की कागजी मुद्रा का प्रचलन केंद्रीय बैंक की साख के आधार पर होता है। केंद्रीय बैंक की या रिजर्व बैंक की साख के आधार पर होता है। यह केंद्रीय बैंक द्वारा अथवा साख निर्माण करना कहला जाता है। इस प्रकार को केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया कहलाई जाती है। दूसरी प्रक्रिया है साख का निर्माण करने की दूसरा तरीका है प्रारंभिक निक्षेपों द्वारा या व्युत्पन्न निक्षेपों द्वारा। उसको हम थ्रू इनिशियल और डिराइव्ड डिपॉजिट्स कहते हैं। प्रोफेसर हॉम्स इस प्रक्रिया को कहते हैं कि प्रारंभिक निक्षेप, प्राइमरी डिपॉजिट्स, तो प्रारंभिक निक्षेप उस जमाओं की वो कहते हैं, उस जमाओं की प्रक्रिया को कहते हैं जो कि जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में कराई जाती है। वास्तविक अथवा प्रत्यक्ष मुद्राओं के रूप में कराई जाती है। इन्हें नगद जमाएं या निष्क्रिय जमाएं, नगद जमाएं, कैश डिपॉजिट अथवा आइडल डिपॉजिट्स भी कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये इस प्रकार किसी व्यक्ति ने किसी नेशनलाइज्ड बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक में उनका खाता है, उसने उसकी वास्तविक मुद्रा 10,000 है,
10,000 की नोट सिक्के है वो करता है, लेकिन प्रारंभिक नगद कैश उसका निक्षेप है, प्रारंभिक नगद कैश उसका 10,000 रुपये है, ऐसा कहा जाता है। तो डिराइव्ड डिपॉजिट इसके विपरीत, जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देने के आशय से उसके खाते में कुछ रकम लिख देता है, तो इस प्रकार से उसको डिराइव्ड डिपॉजिट या उसको व्युत्पन्न निक्षेप जमा कहेगा, जो डिराइव्ड डिपॉजिट प्रारंभिक जमा का ही परिणाम होता है। क्योंकि इस अपने बैंक में कोष के आधार पर साख प्रदान करना, इसी प्रक्रिया को उसको व्युत्पन्न जमाए या डिराइव्ड डिपॉजिट कहते हैं, गौण जमाए कहते हैं उसको, या सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। तो इस प्रकार से ही डिराइव्ड डिपॉजिट साख निर्माण करने की प्रक्रिया को कहना पड़ता है। व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही साख का सृजन होता है। डिराइव्ड डिपॉजिट ही क्रेडिट क्रिएशन होता है। इसके अंतर्गत बैंक जितना अधिक ऋण देता है, जो भी बैंक जितना अधिक ऋण देता है, उतनी ही अधिक साख उसकी डिराइव्ड डिपॉजिट जमा होती है, उत्पन्न साख जमा होती है। अधिक ऋणों का इस प्रकार से अधिक ऋणों का निर्माण किया जाता है। ऋण जमाओं को उत्पन्न करते ही और अधिक ऋणों को जन्म देता है। इसको लोन क्रिएट डिपॉजिट एंड डिपॉजिट क्रिएट्स लोन्स, इस बात को इस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। तो बैंक में जितनी राशि जमा होती है उतना उस एक अंश अथवा प्रतिशत नगद कोष के रूप में रखकर शेष उधार उस व्यक्ति को दिया जाता है। इसका मतलब कि जब ग्राहक अपनी रकम निकलवाना चाहे, उन्हें किसी भी समय पर भुगतान किया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति किसी बैंक में 1,000 रुपये जमा करता है, तो सुविधा के लिए हम उसको मान लेते हैं कि वह बैंक अपनी कुल जमा का 20% नगद रखकर शेष उधार दे देता है, यानी 80% उधार दे देता है। इस प्रक्रिया को, यह विनियोजित दर की प्रक्रिया को माना जाता है। तो इस प्रकार से साख निर्माण की प्रक्रिया इन दो तरीके से की जाती है। साख मुद्रा निर्माण की क्या बैंक वास्तव में साख का निर्माण करते हैं, ऐसा एक प्रश्न पूछा जाता है। साख निर्माण किया जाता है, तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस पर कई प्रकार के मतभेद पाए जाते हैं। बैंक वास्तव में साख का या ऋण का निर्माण करता है, तो इस पर हार्टले विदर्स, प्रोफेसर एम केन्स, सेयर्स और होम्स, इन अर्थशास्त्रियों ने बैंक साख का निर्माण करता है, इस मत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो वाल्टर लीफ और एडविन केनन, इन्होंने ऐसा मत व्यक्त किया है कि बैंक साख निर्माण नहीं करता है। बैंक साख निर्माण नहीं करता है। इनका कहना है कि बैंक स्वयं साख के सृजन का कार्य नहीं करते हैं, वरन यह कार्य तो बैंक के जमाकर्ताओं द्वारा प्रारंभ किया जाता है। कारण यह जमाकर्ता ही जो कि बैंक में निक्षेप करके उसे मौद्रिक साधन प्रदान करते हैं और बैंक इनका यह भाग व्यापारियों को ऋण के रूप में इसलिए दे देता है क्योंकि सभी जमाकर्ता अपने संपूर्ण जमाओं को एक ही समय पर बैंक से नहीं निकालते। अंत में यह साख के सृजन का श्रेय बैंक को न देकर जमाकर्ताओं को देना चाहिए, डिपॉजिटर्स को देना चाहिए। यदि ये लोग यह ही साख अपनी समूची जमाए बैंकों से निकलवाना प्रारंभ कर दे, तो साख निर्माण का कार्य संभव ही नहीं हो सकता। जब कोई ऋणदाताओं को ऋण मिलता है, जब ऋणदाताओं ऋण देते हैं, अब वो ऋण सभी अगर
बैंक से निकलते तो बैंक साख निर्माण नहीं करता। यह आधुनिक बैंक प्रारंभिक निक्षेपों के रूप में प्राप्त मुद्रा राशि की तुलना में कई अधिक राशि के ऋण प्रदान करने की समर्थ में हो जाते हैं। इस आधार पर निश्चित रूप से यह कहा जाता है कि बैंक में साख सृजन की एक शक्ति पाई जाती है। बैंक में साख सृजन की शक्ति पाई जाती है। लिफ और केनन के विचारों को केवल आंशिक रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। बैंक की साख निर्माण के कार्यों में जमाकर्ताओं का सहयोग बहुत प्रोत्साहन देता है। इस प्रकार से बैंक की साख निर्माण की गतिविधियां वास्तव में बैंक साख निर्माण करती है या नहीं, इसकी प्रक्रिया इस प्रतिक्रिया को मैंने यहाँ परिभाषित किया है। बैंकों द्वारा साख निर्माण का महत्व। कमर्शियल बैंकों द्वारा साख निर्माण का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ऑफ बैंक, इस पर हम कुछ प्रतिक्रियाएं बताएंगे। जो वर्तमान समाज में साख का महत्वपूर्ण योगदान होता है और आज का आधुनिक और व्यावसायिक ढांचा पूर्ण रूप से साख पर आधारित दिखाई देता है, ऋण पर आधारित दिखाई देता है। इसी साख को व्यापार का जीवन रक्त कहा जाता है। इसी साख प्रक्रिया को व्यापार का जीवन रक्त कहा जाता है। और संक्षिप्त में कहे तो साख का प्रयोग आर्थिक जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। यह तो एक सामान्य बात है कि मुद्रा की मात्रा में उतार चढ़ाव व्यावसायिक गतिविधियों को काफी हद तक प्रभावित करता है। साख के निर्माण का भी व्यापारिक गतिविधियों पर एक प्रभाव पड़ता है जो मुद्रा का पड़ता है। साख की मात्रा में तथा आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने लगती है। साख के प्रयोग के कारण ही पूंजी की गतिशीलता में बड़ी मात्रा में वृद्धि होती है। अधिक साख के प्रयोग के कारण ही नगद मुद्रा के प्रयोग में काफी बड़ी मात्रा में बचत हो जाती है और तथा मुद्रा के एक स्थान से दूसरे स्थान को सरलता से स्थानांतरित किया जा सकता है। और आजकल बैंक ड्राफ्ट की सहायता से ही हम बड़ी मात्रा में धनराशि अन्यत्र व्यक्तियों को भेजा जा सकता है। इस साख का भी जादू, यह एक साख का जादू है कि बैंक थोड़े से नगद कोषों के आधार पर ही बहुत बड़ी रकम उधार दे सकता है। और इस विवेचन द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि बैंक निर्माण का आर्थिक एवं व्यावसायिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व दिखाई देता है। साख सीमा निर्माण की सीमाएं, व्यापारिक बैंकों में साख निर्माण की सीमाएं इस प्रकार बतलाई जाती है। जो बैंकों द्वारा साख सृजन पर प्रभाव डालने वाले जो कारक है, जो घटक है, उस कारकों की चर्चा हम करेंगे कि साख निर्माण की मर्यादाएं किस प्रकार से है। तो बैंकों द्वारा साख सृजन की शक्ति असीमित नहीं है, अमर्यादित नहीं है। उनकी इस शक्ति की कुछ सीमाएं हैं जिनका वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। पहला मुद्दा है बैंक में मुद्रा की मात्रा होना। बैंक में मुद्रा की मात्रा होना, तो बैंक कितनी मात्रा में साख का निर्माण कर सकता है, यह देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा पर निर्भर होता है। और देश में, किसी भी देश में मुद्रा की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही उस देश में साख निर्माण की शक्ति अधिक दिखाई देती है। क्योंकि अधिक मात्रा में मुद्रा प्रचलन में होने से बैंक के निक्षेप में बड़ी मात्रा में वृद्धि दिखाई देती है, जिससे बैंक अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर सकता है और अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। बैंकिंग सुविधाएं, दूसरा मुद्दा है बैंकिंग सुविधाएं। साख निर्माण की सीमाओं में बैंकिंग सुविधाएं।
बैंकों द्वारा साख निर्माण का मूल आधार नगद कोष होता है। नगद कोष होता है। यदि नगद कोष की मात्रा में वृद्धि होती रहे तो साख तीव्र गति से बढ़ता है। ऋण या साख प्रक्रिया तीव्र गति से बढ़ती है। उन बैंकों की जमाएं अधिक होती है जो ग्राहकों को धन राशि जमा कराने, निकालने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने तथा भुगतान संबंधी सुविधाएं अधिक मात्रा में प्रदान करते हैं। वर्तमान ग्राहक केवल ब्याज की दर के कारण अपने बैंक में रखी हुई रकम बैंक में जमा नहीं करना चाहता। वह लेन देन संबंधी सुविधाएं तथा व्यक्तिगत सेवाओं को भी चाहता है। बैंकिंग सुविधाएं बैंक की साख निर्माण नीति तथा व्यवस्था को प्रभावित इस प्रक्रिया से करती है। बैंकिंग आदतें अगर स्थान पर बैंक की शाखाएं खुलने से जनता को बैंक की धन जमा कराने के लिए बड़ी मात्रा में प्रोत्साहन मिलता है। परंतु अविकसित देशों में अगर देखें तो जनता को बैंकों के रकम जमा कराने, उधार लेने तथा भिन्न भिन्न तरीके से चेक आदि द्वारा भुगतान कराने की आदत नहीं होती है, जिससे बैंक की पूंजी में कम अदल बदल होता है और साख का निर्माण इस कारण नहीं हो पाता है। चौथा कारण है व्यापार एवं उद्योग का विकास। बैंकों से अधिक लेन देन व्यापारी अथवा औद्योगिक वर्ग बड़ी मात्रा में करते रहता है। जिन देशों अथवा व्यापारी क्षेत्रों में व्यापार तथा उद्योग प्रगतिशील है वहाँ बैंकों से धन की बहुत मांग बड़ी मात्रा में की जाती है और जिसके फलस्वरूप उसे अधिक साख निर्माण का अवसर किया जाता है या मिलता है। ब्याज दर भी एक साख निर्माण की सीमाओं में ब्याज दर ये भी एक मुद्दा है। बैंक ही साख की ब्याज की दर पर निर्भर रहता है। यदि ब्याज की दर ऊंची होती है तो साख की मात्रा भी बड़ी मात्रा में कम हो जाती है। इसके विपरीत देखें तो नीची ब्याज दर साख की मांग को प्रोत्साहित करती है तो साख स्फीति को जाने का भय रहता है। साख स्फीति हो जाने का भय रहता है। यानी ब्याज की दर साख नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। नेक्स्ट है बैंकों द्वारा रखे जाने वाला नगद कोष का अनुपात। बैंकों द्वारा रखा जाने वाला नगद कोष का अनुपात। बैंकों द्वारा साख निर्माण की सीमा इस बात पर निर्भर करता है उनके द्वारा रखा जाने वाला नगद कोषों का अनुपात क्या है। यदि यह कम मात्रा में नगद कोष रखे जाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि बैंक अधिक मात्रा में ऋण दे सकते हैं तथा अधिक मात्रा में साख निर्माण कर सकते हैं। यदि यह अनुपात बढ़ा दिया जाता है तो बैंक की साख निर्माण की क्षमता संकुचित हो जाती है, कम हो जाती है, सिकुड़ जाती है। राजनीतिक स्थिति यह भी एक साख निर्माण की सीमाओं में आता है। यदि देश की राजनीति, वर्तमान शासन व्यवस्था इसमें स्थायित्व अगर होता है तो देश का आर्थिक विकास दृढ़ एवं सुनियोजित रूप में दिखाई देता है और साख में भी आवश्यकता अनुसार बड़ी मात्रा में वृद्धि दिखाई देती है। लेकिन जब कोई भी राजनीतिक शासन या राजनीतिक व्यवस्था डावाडोल व्यवस्था में होने पर आर्थिक प्रगति की धीमी बड़ी मात्रा में हो जाती है और साख की उसके कारण साख की कमी या वृद्धि होते रहती है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहता है। इस प्रकार से साख निर्माण की सीमाएं दिखाई देती है। व्यावसायिक लाभ ये भी एक आधार दिखाई देता है। यदि व्यापार तथा उद्योग में लाभ की ऊंची दरें होती है तो ऊंची दरों पर भी ऋण की मांग होती है और साख का तीव्र गति से
प्रसार होता है या साख का समाज में एक साख की लोकप्रियता समाज में बढ़ने लगती है। किंतु यदि व्यवसाय के का लाभ की दरें कम हैं तो साख की प्रगति सामान्य रहती है। सट्टे का जोर, सट्टे बाजार का जोर, स्पेकुलेशन मार्केट, यदि देश में सट्टा करने वालों की क्रियाओं पर प्रतिबंध नहीं है तो सट्टा बाजार जोर पकड़ लेता है और बैंक तेजी से गति के साख का प्रसार करने लगता है और इसका साख स्फीति होने का भय निर्माण होता है। साख की स्फीति वर्तमान स्थिति में दिखाई देती है। तो इससे इस प्रकार का निष्कर्ष निकाला जाता है कि बैंक साख का निर्माण करता है किंतु उनकी साख निर्माण की क्षमता निरपेक्ष एवं असीमित नहीं है और उसकी कुछ सीमाएं हैं। जब तक बैंकों के पास जमा राशियों या उपलब्ध नहीं होती वे साख का निर्माण नहीं कर सकते। यही नहीं, साख निर्माण के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यापारी बैंकों से ऋण लेने के लिए तैयार रहे। इस संबंध में क्राउथर कहता है कि उल्लेखनीय यह है कि बैंक हवा से ही मुद्रा का निर्माण नहीं करता वरना संपत्ति के अन्य रूपों को मुद्रा में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से साख निर्माण की प्रक्रिया का महत्व, साख निर्माण की सीमाएं, इस पर मैंने स्पष्ट किया। थैंक यू।